वक्त मुसलसल बहता रहता है और अपने पीछे शब्दों के सिर्फ निशान छोड़ जाता है। शायरी, कविताएं और कहानियाँ हमारे लिए इस तेज़ भागते वक्त को समझने का एकमात्र जरिया हैं। इनके बिना न हमारे माजी का पता, न हाल का एहसास और ना ही मुस्तकबिल की सोच है। नमस्ते, मैं हूँ आगंतुक और मेरे पॉडकास्ट बज़ में आग में हम शायरी, कविताएं और कहानियों को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि उनके ढांचे को भी समझते हैं। यहाँ हम बातें बहुत ही आज की ज़ुबान में करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का मिक्स, ताकि किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप भी मेरी तरह उन लोगों में से हैं जो कलात्मक अंदाज में कहे या लिखे गए शब्दों से मुतासिर होते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। नक्श फरियादी है किसकी, शौक ही ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। इस शेर में कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो आपको कुछ समझ आया हो या ना आया हो, खुद को मत कोसिए, आगे सुनिए। इसमें पूरे शेर के एक एक मिसरे को देखते हैं। पहला मिसरा है, नक्श फरियादी है किसकी, शौक ही है तहरीर का। यहाँ नक्श मतलब है चित्र, ड्राइंग, शौकी यानी शरारत और तहरीर मतलब राइटिंग। इस मिसरे में नक्श या ड्राइंग हम हैं, यानी कि इंसान, और हमें बनाने वाला, जिसे क्लासिकल सेंस में भगवान कहते हैं, उसने लिखने में या हमें बनाने में शरारत की है। तो इंसान इस पहले मिसरे में भगवान से शिकायत कर रहा है, फरियाद कर रहा है कि यार भगवान, ये कैसा बना दिया हमको, इतने डिज़ाइन फ्लॉज क्यों हैं हमारे अंदर। अगर अब भी आप मेरे साथ जमे हुए हैं तो वेल डन। दूसरा मिसरा देखते हैं, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। अब इसे समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। ईरान में पहले जो राजा के पास फरियादी जाता था, उसे कागज़ के कपड़े या पैरहन पहनाते थे ताकि उसे भीड़ में आइडेंटिफाई किया जा सके। बाद में जो भी डिसीजन है, जो भी न्याय सुनाया जाएगा, वो उस पर लिख दिया जाता था। तो यहाँ शायर कह रहे हैं कि हर इंसान इस दुनिया में कागज़ के ही कपड़ों में है, मतलब हर कोई कंप्लेनेंट है, फरियादी है। तो ये पूरा शेर ये कहता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान है कि अपने बनाने वाले से फरियाद कर रहा है कि ये कैसा बना दिया हमें, कैसी ज़िंदगी दे दी, हम सभी तेरे दरबार में शिकायत करते फिर रहे हैं। तो एक बार पूरा शेर फिर से सुनाता हूँ। इस एपिसोड को पॉज करके इसे समझने की कोशिश करें और ये अप्रिशिएट करें कि 2 लाइन ठीक से समझने के लिए कितना कुछ पहले से जानना ज़रूरी है। अर्ज़ किया है, नक्श फरियादी है किसकी, शौक ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। इस शेर के शायर का नाम है मिर्ज़ा गालिब। उनकी ये गज़ल, जो दीवाने गालिब की पहली एंट्री है, उनके वक्त में भी अधिकतर लोगों के सर के ऊपर से ही जाती थी। कहते हैं कि गालिब को बहादुर शाह जफ़र की बज़्म से शर्मिंदा होकर जाना पड़ा था, क्योंकि उनके शेर उनके कंटेम्पररीज इंक्लूडिंग जफ़र, उनको शायरी सिखाने वाले गुरु ज़ौक़ और मोमिन जैसे दिग्गजों को भी ठीक से समझ ही नहीं आते थे। इस कारण से उन्हें वाहवाही नहीं मिल पाती थी। गालिब आखिरकार एक बहुत ही काबिल आर्टिस्ट थे और उनके ईगो को ये बर्दाश्त नहीं था। इनफैक्ट वो 1797 में पैदा हुए, लेकिन उनके काम को रिकग्नाइज करके टाइटल दिया गया 1850 में, जब वो ऑलरेडी 53 ईयर्स के थे, 53 साल के। हिस्ट्री कहती है कि उन्होंने 11 साल की उम्र से पोइट्री स्टार्ट कर दी थी। इसका मतलब कि 42 साल, 42 ईयर्स लिखने और 42 साल
क्रिटिसिज्म झेलने के बाद उन्हें पहचान मिली। अपने प्राइम में भी उन्हें एक पागल शराबी समझा जाता था जो कुछ ज़्यादा ही अजीब बातें करता है। बात यहाँ समझने की ये है कि जब भी बात कोट अनकोट आम जनता की अंडरस्टैंडिंग से परे होती है, तब लोग ये नहीं सोचते कि हमें नहीं समझ आया तो शायद हमारी काबिलियत में कुछ कमी है, बल्कि वो उस बात को कहने वाले को कलेक्टिवली इन्फीरियर या पागल साबित करके उसे रिजेक्ट कर देते हैं, या आज की भाषा में कहें तो कैंसिल कर देते हैं। गलीलियो, सोक्रेटिस, हाइपेशिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया और ना जाने कितने एक्सेप्शनल लोगों को भीड़ मिलकर मार देती है। गुरुदत्त की क्लासिक प्यासा में विजय, जो बहुत बढ़िया शायर है, उसे आम जनता आउटकास्ट बना देती है क्योंकि वो उनके हिसाब की शायरी नहीं करता, पॉपुलिस्ट शायरी नहीं करता। इतने रिजेक्शन से जब वो सोसाइटी छोड़ के चला जाता है तो उसको मरा हुआ जानकर पब्लिक उसे लेजेंड घोषित कर देती है। उसकी कोट अनकोट बेहतरीन शायरी को मिलने वाली रॉयल्टी के पैसे के लिए लोग लड़ते हैं। इस एंगल पर बात फिर कभी। लेकिन इसी रूट से निकलता है एक ऐसा सवाल जो शायद हर शायर, हर आर्टिस्ट खुद से रोज दसों बार पूछता है। क्या हर अच्छा शेर मशहूर होता है? क्या हर मशहूर शेर अच्छा होता है? आप में से जो भी शायरी या कविताएं पब्लिक में सुनाते हैं, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई शेर लिखते वक्त आपका दिल खुश हो जाए कि कितना बढ़िया शेर बन गया, और उसे जब सुनाने का मौका मिला तो ऑडियंस का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, या वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था? काफियाना की महफिलों में मैं हर बार इस फिनोमिना का गवाह बनता हूँ। आर्टिस्ट बदल जाते हैं, दर्शक बदल जाते हैं, लेकिन यही किस्सा हर बार होता है। किसी गज़ल के कुछ वाकई उम्दा अशार को मिलते हैं इधर उधर देखते हुए या फ़ोन में झांकते हुए लोग, और कुछ शेर जो मफ़हूम या आइडिया की दृष्टि से और अरूजियत या टेक्निकलिटी की दृष्टि से काफ़ी हल्के होते हैं, उनमें लोग वाह वाह कर उठते हैं। शुरू में मुझे लगता था शायद मेरी समझ में ऐब है। फिर धीरे धीरे जो पैटर्न निकल कर आया वो ये है कि ये सिर्फ शायरी का मसला नहीं है, ये हर आर्ट फॉर्म का मसला है। फिल्मों की मिसाल ले लें। कितनी ऐसी सब स्टैंडर्ड मसाला फिल्में हैं जो बहुत पैसा कमा रही हैं, और कितनी ऐसी फिल्में हैं जो सच में अच्छी हैं, अलग हैं, लेकिन थिएटर खाली रहते हैं या उन्हें रिलीज़ के लिए अच्छे स्क्रीन्स ही नहीं मिलते। वो सिर्फ क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड ले पाते हैं, सब बोलते हैं भाई बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन देखी नहीं है। सेम बात गानों पे लागू होती है। आज जिस गाने में हुक है, जिसका म्यूजिक वीडियो बढ़िया है, जिसके शब्द इजी हैं या एकदम शैलो हैं, लड़की, दारू, पैसा, गाड़ी, वो हिट है। और जिस गाने को रुक के समझने की ज़रूरत है, वो ज़रूरी नहीं है कि चले। सुनने वालों के मन में मेरे लिए क्रिटिसिज्म आ सकता है कि क्या आप कहना चाहते हैं कि लोगों को अच्छी चीज़ों की समझ नहीं? एक आप ही होशियार हैं, आप ही एलिटिस्ट हैं, स्यूडो इंटेलेक्चुअल हैं आप। लेकिन सच बात तो यही है कि जो ऑडियंस महज एंटरटेनमेंट चाह रही हो, वो पहले वही कंटेंट पसंद करेगी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगा, जिसमें मिनिमम दिमाग लगाने से मैक्सिमम मनोरंजन मिलेगा। और जो वाकई गहरी चीज़ें हैं वो लोगों की समझ तक पहुंचेंगी, ज़रूर पहुंचेंगी, लेकिन टाइम लगेगा, कुछ जनरेशन्स भी लग सकती हैं। अब मैं आता हूं शायरी की बात पर, खासकर स्टेज से कही जाने वाली। सुनना, लिसनिंग, एक रियल टाइम प्रोसेस है। जो गुजर गया वो रुक कर वापस नहीं आता। शायर ने अगर एक मिसरा सुना दिया और आपका ध्यान नहीं था, तो अटेंशन डेफिशिएंसी के कारण आपकी ट्रेन छूट चुकी है। याद कीजिए आपके साथ स्कूल में क्या होता था या होता है। अगर टीचर कुछ बोलकर आगे निकल गई और आप खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो आपकी सेहत और सेल्फ एस्टीम के लिए बेहतर है कि उस बात को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए और अगली बात पे ध्यान देने की कोशिश करी जाए। सुनना पढ़ने जैसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आया तो उसको थोड़ा और रुक के 2-3 बार पढ़ लिया।
इसीलिए हर शेर जो पढ़ने में अच्छा लगे ज़रूरी नहीं वो सुनने में अच्छा लगे, एंड वाइस वर्सा। शायरी की टेक्निक के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो लंबे मिसरों में लिखे गए शेर, या यूं कहूँ कि लंबी बहर के शेर, सुनने वाले के दिमाग से ज़्यादा फोकस, ज़्यादा अटेंशन और टॉप क्लास कॉम्प्रहेंशन यानी कि समझ मांगते हैं, जो आज के एक एवरेज लिसनर में नदारद होता है। जब तक मिसरा पूरा होता है, शुरू का हिस्सा अक्सर दिमाग से फिसल जाता है, और दूसरा मिसरा पूरा होने के पहले ही ये तो मन में स्थापित हो जाता है कि ये शेर तो समझ नहीं आ रहा, शायर में दम नहीं है। और अगर शेर नया हो, आर्टिस्ट नया हो, जो कि अमूमन हर ओपन माइक और ज़्यादातर हर महफिल में होता है, तब तो ये वाक़या आम हो जाता है। जब तक इंसान शायर को जज करता है, तब तक बेचारा शायर अपना आधा कलाम सन्नाटे में पढ़ चुका होता है, और शायद खुद भी स्टेज से उतरकर भीड़ में गुम हो जाना चाहता है। इन कॉन्ट्रास्ट, छोटी या मीडियम बहर की शायरी किसी ऐड के पंचलाइन जैसी होती है। एक सांस में पूरी सुनाई दे जाती है और समझ भी ज़्यादा आसानी से आ जाती है। हर एक बात की तरह ये बात भी हर सुनने वाले पर लागू नहीं होती, लेकिन बहुत से सुनने वालों पर सटीक बैठती है, भले ही वो खुद इसे कबूल करें या ना करें। बज़्मों में कई बार बहुत सीरियस और गहरे लेयर्ड शेर, जिंदा शेर सिर्फ चुप्पी पाते हैं, लेकिन जितना जायज़ है उससे भी कई ज़्यादा बार सिंपल, लोकल, आशिकी, बेवफाई, पहली नज़र जैसे एकदम रन ऑफ द मिल, हद से ज़्यादा जो जेनेरिक शेर हैं, वो वाहवाही बटोर लेते हैं। ऑडियंस बेएहसास नहीं होती, वो बस इनवॉलेंटरीली प्रोसेसिंग कंफर्ट चूज़ करती है। या तो शेर इतना मकबूल हो, इतना पॉपुलर हो कि पहले से उन्हें पता हो, और नहीं तो भाई आसान हो। हमने मिर्ज़ा नौशा के शेर से इस पॉडकास्ट का आगाज़ किया था, तो एक मिसाल देते हुए इसके अंजाम में भी उनका एक शेर देखिए। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस शेर को समझने के लिए, इसको अप्रिशिएट करने के लिए रुकना पड़ता है। इसमें तगाफुल जैसे शब्द के मायने समझने पड़ते हैं, सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं, बल्कि ऐसे अर्थ जिससे समझ आए कि यहाँ पर इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता था, और अगर आता तो ये शेर खारिज करके कुछ और लिखा गया होता। कहने वाले का, जिसके लिए कहा जा रहा है और जिससे कहा जा रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है, और फिर ये शेर खुलता है, और आप शेर को तब जाकर अपने ऊपर जादू करता पाएंगे। और फिर कुछ शेर होते हैं जो तुरंत काम करते हैं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। आज की 30 सेकंड्स की रील देखने वाली जनरेशन और फ़कीर चंद बुक स्टोर के बाहर यूं ही फ़ोटो खिंचाने में दिलचस्पी दिखाने वाली जनता में इसीलिए जॉन एलिया जमकर उभरे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही अलग और मंजे हुए शायर थे, और मेरी कोई हैसियत नहीं है उनको जज करने की, लेकिन उनके कुछ अशार का धड़ल्ले से चल जाना उनकी अनडिस्प्यूटेड ग्रेटनेस का प्रूफ भी तो नहीं है, बल्कि ये उनकी एक्सेसिबिलिटी का प्रूफ है कि आज के सुनने वालों को उनकी बात सतही तौर पे ही सही लेकिन एकदम समझ आ जाती है, और स्टोरी पे शेयर करने में बहुत कूल लगती है, क्योंकि गहराई से सोचने का टाइम शायद सिर्फ फालतू लोगों के पास है। अच्छा और मशहूर एक ही चीज़ नहीं होती। जो ज़्यादा चला वो ज़रूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो, और जो सच में अच्छा हो वो ज़रूरी नहीं कि तुरंत चल जाए। मेरे साथी फनकारों, हाँ, तालियां और वाहवाही हर कलाकार चाहता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन और सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने या किसी और के काम को सिर्फ जनरल पब्लिक के ओपिनियन पर जज ना करें। इम्प्रूव करते रहें, गलतियों को सुधारें,
उस पर काम करें, क्वालिटी सुधारें और उसके लिए जानने वालों से राय लें, उनके मशवरों पर ध्यान दें। बिहाइंड द सीन्स मेहनत करें ताकि आप जो भी सुना रहे हैं आपको उस पर फक्र हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तालियों और रिबन काटने के लिए बुलाए जाने की चाह में हम शायद उस रास्ते से भटक जाते हैं जिस पर हमने अपने सफर की शुरुआत करी थी। तो आपको जब किसी मेहनत से लिखे हुए शेर पर चुप्पी मिले तो उसे अपनी हार मत समझना। शायद वो शेर सुनने वाले से थोड़ा ज्यादा वक्त मांग रहा था। लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको बज़्म आँख का आज का एपिसोड पसंद आया तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करें। मेरा हैंडल है AG.UN.TUK। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप बज़्म आँख की अगली कड़ी सुनने ज़रूर आएंगे। अगर आपको आज का शो पसंद आया तो बज़्म आँख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। मैं हूँ आगंतुक। आपसे जल्द ही मिलूँगा शायरी, कविताओं और कहानियों के इस अनंत महासागर में साथ में डुबकियाँ लगाने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा।